हमारे सेंट्रल मिशन के सब्सक्राइबर्स और सभी दर्शकों को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी अध्यापकों को मेरा नमस्कार हो। मैं हूं दीपक मेहता और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सेंट्रल मिशन। आज हम एक्सरसाइज 5.2 लेकर आए हैं RBSC राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 5.1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, तो स्टूडेंट्स जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें और हम जो बताएं उसे नोट करें। तो तैयार हो जाइए आगे का भाग देखने के लिए। 5.2 राजस्थान बोर्ड मैथमेटिक्स, क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। जो 5.2 हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक फॉर्मूला वर्क करेगा, एक सूत्र काम करेगा और वो सूत्र मैं आपको नोट करा रहा हूं और उस सूत्र को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस सूत्र को, उस फॉर्मूले को लागू करके ही सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो सूत्र है an is equals to a plus n minus 1 into d. This is the formula. ये फॉर्मूला है जो आपके बहुत काम आने वाला है 5.2 में। एकमात्र फॉर्मूला जिसका उपयोग हर क्वेश्चन में होगा, हर क्वेश्चन में, ईच क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का उपयोग होगा। तो देखिए यहां पे आप समझ सकते हैं कि an मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये nवां पद कहलाता है। nवां पद यानी nth टर्म। हम जब समांतर श्रेणी बनाते हैं, जैसे 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए यहां पर 80 आ गया, 80 या 90 आ गया, मान लीजिए यहां पर 90 आ गया है, आगे बढ़ते बढ़ते 90 आ गया, तो 90 कौन से नंबर का टर्म है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता है शुरू से 5 से शुरू हुआ, 5, 8, 11, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म है। लेकिन ये 90 किस नंबर पे आ रही है आगे बढ़ते बढ़ते वो पता नहीं है। तब हम इस टर्म को nth टर्म यानी an बोलते हैं, यानी 90 nth टर्म मानी जाती है an। और ये 90 an है तो यहां पर an के प्लेस पर हम 90 रख सकते हैं और a हमें मालूम है 8 है, d हमें पता चल जाएगा 5, 8 माइनस 5, तो हम ये मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले में रखकर कि n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, nth टर्म कहलाती है an, a जो है वो कहलाता है पहला पद, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, और d कहलाता है सारवंतर, सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस। और n क्या होती है? पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो ये हमारा फॉर्मूला एक्सरसाइज 5.2 में बहुत काम आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए प्रथम पद क्या होगा तो हम वो भी बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगी। हमें पूछा जाए कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो भी हम बता सकते हैं। अगर हमें एक नंबर का सीक्वेंस नहीं दे रखा, मतलब समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं दे रखी है, फिर भी हम डी बता सकते हैं इसी फॉर्मूले का उपयोग करके, जब हमारे पास nth टर्म मौजूद हो। और nth टर्म भी पूछ सकता है वो कि भाई 30वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, यानी 30वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स यानी किस नंबर पे वो टर्म आ रही है, अगर वो दे रखा है
कि 40वें नंबर की टर्म पता कीजिए, तो 40वें नंबर की टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A40 इज इक्वल्स टू A प्लस, यहां 40 है तो 39 कर दीजिए, यानी एक कम कर दीजिए इस नंबर से, यानी उसको D से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म में 39 बार D जोड़ने पर 40वीं टर्म आ जाएगी, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था 100वीं टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस 99D। तो बहुत आसान है ये फॉर्मूला बनाना, और ये जो फॉर्मूले बने हैं वो इसी से बने हुए हैं। nth टर्म का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखें n की जगह यहाँ 40 रखा, तो यहाँ 40 माइनस 1 यानी कि 39 हो गया। तो ये फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म दे रखा हो तो ये फॉर्मूले से हम उपयोग कर सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर an के बारे में पूछा जा सकता है, मतलब nth टर्म यानी nवां पद। पहले पद के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पहला पद या पहली टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी। पदों की संख्या पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर भी पूछा जा सकता है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, बहुत उपयोगी चीज है। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो हम देखने वाले हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब फाइंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपी। एपी दे रखी है 2, 7, 12 और डॉट 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 का 10वां पद। देखिए 10th टर्म पता करनी है अपन को। टेंथ टर्म 10वां पद पता करना है। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, एक बार रिमाइंड कीजिए। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें 100वां पद निकालना हो तो हम क्या बनाते हैं, ए 100 बराबर ए प्लस 99D। तो हमें 10वां पद बनाना है, 10वां पद निकालना है, तो हम क्या सूत्र बनाएंगे, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, एक कम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें दो चीजें देखनी है, आप ध्यान रखिएगा। एक तो हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, और दूसरा कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हमें ये दो चीज मालूम है तो कोई सी भी टर्म हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहां पर आपको ये एपी नजर आ रही है। एपी का फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, वो है यहां पर 2। तो फर्स्ट टर्म हो गई 2। अब हम कॉमन डिफरेंस यानी डी निकाल लेते हैं। देखिए जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस से मैं लिख रहा हूं, उसी तरह से आपको लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपके पास एक अच्छा दिमाग है तो उसे थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दीजिए ताकि खराब ना हो, और आपको केवल मुझे फॉलो करना है, मुझे देखना है कि मैं किस तरह से क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको भी कॉपी में उसी तरह से लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका आपका बिल्कुल वैसा का वैसा होना है। जब आप क्वेश्चन को पूरी तरह कर लें तो अपने दिमाग को फ्रिज में से निकालें और वापस फिट कर लें, और फिर इस तरह से क्वेश्चन करें। देखिए यहां डी कैसे निकालना है, आपको डी निकाल कर दिखाना है पीछे, यानी सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। डी और ए और डी दोनों निकालना है। यहां लिखना है, यहां इस तरह से लिखना है कि क्या दिया हुआ है हमें, ये सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ए बराबर तो हो गया 2, ए मतलब पहली टर्म, और डी निकाला तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, डी आ जाएगा। अब हमें इसका 10th टर्म पता करना है। 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला हम बना लेंगे, A10 इज इक्वल टू A प्लस, कितना आना चाहिए यहाँ पे, 10th टर्म निकालना है तो यहाँ एक कम लिख दो,
9d। अब बस यहां पर आप वैल्यू रख दो, बराबर के नीचे बराबर लिखना है, a के नीचे a की वैल्यू लिखनी है 2 एंड 9 की जगह 9 लिखना है, इनटू d की जगह आपको ये जो निकाला हुआ मान है वो लिखना है। अगर ये वैल्यू d की माइनस में आती है तो इसे ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना है। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 9 पंज 45, 9 5 45 और दोनों को जोड़ देंगे तो एंड दिस इज द आंसर। ये हुआ हमारा उत्तर, ये 10वां पद है। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है √2, फिर है 3√2, फिर है 5√2 डॉट 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 का 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां यानी 18th टर्म, 18वां पद यानी 18th टर्म निकालनी है। तो 18वें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए। 18वें पद का फॉर्मूला बनेगा a + 17d, a + 17d। तो पहले अपन वो लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना, मतलब मालूम है। दो चीजें पता होना चाहिए, a और d। तो a यानी फर्स्ट टर्म और वो दिखाई दे रही है हमें √2, और d निकाल लेंगे तो d कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड है 3√2 और माइनस फर्स्ट टर्म है √2। तो देखिए 3√2 में से 1√2 गए तो बचे 2√2, यानी ये हो गया कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। चलिए ए और डी हमने निकाल लिया, तो हमें 18वां पद निकालना है। 18वां पद यानी 18th टर्म, 18th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला होगा a18 बराबर a प्लस कितना होना चाहिए 17d, 17d, a + 17d। तो a की वैल्यू यहां पर है √2, ये √2 प्लस 17 का 17 और d की वैल्यू आपको पता है 2√2, 2√2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले √2 अपनी जगह है और 17 टू 34, 17 दूनी 34, ये 34 हो गया और ये √2। अब 34√2, 34√2 और 1√2 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गए 35√2 एंड दिस इज द 18th टर्म। 18वां पद यही है। आगे आंसर। थर्ड क्वेश्चन इसका जो है वो आप करेंगे। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हल कीजिए यानी सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करना है, पहला सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है। समांतर श्रेणी यानी एपी में, ये एपी गिवन है आपको, एपी दे रखी है 21, 18, 15, 21, 18, 15। इसका कौन सा पद -81 है, यानी -81 किस नंबर पे आएगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। इस एपी की कौन सी संख्या, कौन सी टर्म, कौन सा पद -81 है। तो चलिए चेक करते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। बहुत आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले हम इस एपी में से दो चीजें निकालेंगे, a की वैल्यू, a की वैल्यू यानी पहला पद फर्स्ट टर्म 21 है और d की वैल्यू निकालेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, 18 - 21, 18 - 21। तो यहां पे बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा, 21 में से 18 गए तो बचे 3, तो -3d की वैल्यू आ गई यानी सारवंतर आ गया, कॉमन डिफरेंस। अब ये पूछा गया है कौन सा पद -81 है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। तो कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहा है वो, विच शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो आप उसको एनवा बोल दो। वो कहे कौन सा पद तो आप कह दो एनवा पद, वो कहे विच टर्म आप कह दो nth टर्म। ठीक है, विच टर्म, nth टर्म -81 होगी। हिंदी में बोले तो कौन सा पद -81 होगा, तो आप क्या कहोगे जवाब में, एनवा पद -81 होगा। तो लिखेंगे माना एनवा पद -81 है,
लेट nth टर्म इज 81, इंग्लिश में आपको लिखना है लेट nth टर्म इज 81, इसलिए an की वैल्यू क्या होगी, -81 होगी। जब nवां पद या nth टर्म हम -81 मान रहे हैं तो n के बराबर an के इक्वल में आप क्या लिख दोगे, -81। अब an का फॉर्मूला आपको याद है, तो जब an की वैल्यू गिवन है तो an का फॉर्मूला बराबर के इधर लगा देना। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर के नीचे बराबर और उधर 81 का 81 लिख दीजिए। आगे करते हैं, a की वैल्यू हमें मालूम है, a है 21, तो यहां लिख दीजिए 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी पता है अपन को -3, तो यहां ब्रैकेट में लिख देंगे -3 और बराबर में -81। आगे चलते हैं, तो 21 को हमें उस तरफ ले जाना है, बराबर के उधर ले जाना है, तो यहां पे क्या रहेगा, n-1 और ब्रैकेट -3। 21 हम उधर ले जाएंगे तो -81, ये प्लस के 21 उधर गए तो -21 हो गए। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाली संख्या तो डिवाइड में जा सकती है, तो यहां बचेगा n-1 और ये हो गया आपके 102 माइनस में, क्योंकि दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, जोड़ दिए, और नीचे क्या आना है, -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, तो यहां बचा n-1 बराबर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से 102 में भाग गया, 3 3 9 3 4 12, 34 बार, 34 टाइम, तो यहां पर 34 बार भाग गया है। 1 को आप उधर ले जाइए तो n इज इक्वल टू 34, माइनस है उधर गया प्लस हो गया 1, तो n बराबर आ गया आपके 35, n इज इक्वल टू 35। और अब हमें पता चल गया, ये n को क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या 35 है, मतलब ये -81 जो है 35वें नंबर पर आएगा, यानी इस एपी की 35th टर्म -81 है। उसने यही पूछा था, कौन सा पद -81 है, विच टर्म इज -81, तो आपको क्या लिखना है, अतः यहां 35वां पद -81 है, आंसर हियर 35th टर्म इज -81। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस भी इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। कौन सा पद शून्य है, विच टर्म इज 0, क्वेश्चन पूछा है दूसरा, इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन पूछा है। एक एपी दे रखी है 84, 80 और 76 ... इसके बाद बोला है इसका कौन सा पद शून्य है, यानी विच टर्म इज 0। तो जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई, उसने कहा कौन सा पद 0 है, तो आप कह दीजिए nवां पद 0 है। विच टर्म इज 0, तो आप कह दीजिए nth टर्म इज 0। यहां पर बिल्कुल सेम लिखना है आपको, a निकालना है, d निकालना है, और फिर लिख देना है nवां पद बराबर, nवां पद 0 है, तो आपको an इज इक्वल टू 0 लगा देना है, और फिर सेम तरीके से इसको करना है। n का मान आ जाएगा, कह दीजिएगा कि n का जो भी वैल्यू आती है वही पद -81 ओनली 0 है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, क्या संख्याओं का अनुक्रम, एक अनुक्रम आपको दे रखा है, एक सीक्वेंस आपको दे रखा है ये संख्याओं का, और इसमें बोला गया है कि इसका कोई पद 301 है, यानी इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा, तो ऐसी कोई स्थिति आएगी कि 301 आ जाए, 301 उस कंडीशन में आ जाए। तो हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन वैसा का वैसा है, बस लैंग्वेज बदल दी गई है कि क्या भाई आगे बढ़ते बढ़ते 301 कभी आ सकता है, ये पूछा गया है। तो हम देखते हैं, तो फिर वही निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू 5, और d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। d की वैल्यू निकलेगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 11 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6। d की वैल्यू और a की वैल्यू निकल गई, तो यहां लिख लेंगे, माना nवां पद 301 है, यानी nth टर्म, लेट nth टर्म इज 301, मान लेंगे
कि भैया n नंबर पर किसी नंबर पर किसी nवें नंबर पर 301 आता है, ये मानना पड़ेगा। तो इसलिए an बराबर 301 लिख देते हैं, an का फॉर्मूला लगा देते हैं। सेम क्वेश्चन इट इज 301। इसमें a की वैल्यू रख दीजिए वही 5, n की वैल्यू पता करनी है और d की वैल्यू 6 है, तो 301। 5 उधर ले जाइए, n माइनस 1, 6 इंटू 6, 301 माइनस 5, ये 5 प्लस के हैं, उधर जाकर माइनस हो गए। n माइनस 1, अब 6 नीचे आ जाएंगे तो ये घटा दीजिए, तो 296 बचेगा और 6 नीचे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 से 6 चौका 24, 6 पंजे 30 ज्यादा हो जाएगा, 6 चौका 24, बचे 5, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 9 बार जा रहा है, फिर भी 2 बच रहे हैं। 2 इज द रिमाइंडर। भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, 2 बच रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2/6। 49 सही 2/6 ये आ रहा है, या हम दशमलव में डिवाइड कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर डेसिमल में कर देते हैं, 296 का 6 से डिवाइडेशन करते हैं, 6 चौका 24, 5 बचे, 6 नाम 54, 54, 2 रिमाइंडर बचा, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दो, 6 × 18, 49.3 मान लेते हैं, 49.3। तो ये 49.3 टाइम जा रहा है भाग। 1 को हम उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 49.3 प्लस 1 और n इज इक्वल टू हो गया 50.3, 50.3। अब आप देख लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पदों की संख्या जो है वो हमेशा एक पूर्णांक में होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 1 2 3 4 5, पूर्णांक यानी कि होल नंबर्स में। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। और ये कोई पूर्णांक नहीं होता पॉइंट में, और पॉइंट में पूर्णांक नहीं होता तो कह देंगे नहीं, यहां पदों की संख्या पूर्णांक में नहीं है, इसलिए 301 इस क्रम का कोई पद नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लिखेंगे नो हियर nth, here value of n is not in whole numbers, so 301 is not a term of this AP। 301 इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n की वैल्यू पूर्ण संख्या में नहीं आई है, होल नंबर्स में नहीं है। n की वैल्यू 50 होती या 51 होती, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन भी आपको करना है, इट इज योर होमवर्क। मैं आता हूं तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हम लेने वाले है अपना समांतर श्रेणी का छठा पद। देखिए यहाँ 2 चीजें दे रखी हैं आपको, छठा पद और 17वां पद, यानी कि 6th टर्म और 17th टर्म। छठा और 17वां पद दे रखा है क्रमशः 19 और 41, यानी छठा पद तो है 19 और 17वां पद जो है वो 41 है। 6th टर्म is 19 and 17th term is 41। तो 40वां पद ज्ञात करना है, 40th टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर एक सीक्वेंस आपको नहीं दे रखा, तो आपको फर्स्ट टर्म भी पता नहीं चलेगी और डी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम जब पहले और दूसरे क्वेश्चन को हमने किया था
तो हमने ए और डी की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी। लेकिन अब क्वेश्चन में दे रखा है आपको डायरेक्ट 6th टर्म दे रखी है 90 और 17 टर्म दे रखी है 41, छठा और 17वां पद दे रखा है। तो हमें ये दो जानकारी मालूम है जिससे हमें 40वां पद ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है हम पहले वो लिख लेते हैं, ज्ञात करना है 40वां पद, 40वां पद ज्ञात करना है 40 टर्म यानी A40 क्वेश्चन मार्क होगा। 40वें पद को A40 कहेंगे, nवें पद को जब हम AN कहते हैं तो 40वें पद को हम A40 कहेंगे। ये ज्ञात करना है। क्या दिया है ये देखिए, दिया है गिवन, दिया है आपको छठा पद, तो हम लिख सकते हैं A6 बराबर आपको दे रखा है 19, ये 19 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, अगली बार A6 का फॉर्मूला उसके नीचे लगाना है। A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D = 19। आपको ये छठा पद दे रखा था 19, तो आपने A6 का फॉर्मूला यहां लगा दिया A + 5D। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, आपको उसको समीकरण नंबर 1 नाम देना है। इसके बाद आपको 17वां पद दे रखा है और लगा दीजिए एंड A17, 17वां पद बराबर है आपके 41 दे रखा है ना क्रमशः। छठा पद तो 19 हो गया, 17वां पद 41 हो गया रेस्पेक्टिवली। तो आपको अब 17वें पद का फॉर्मूला नीचे लगाना है, तो A + 16D = 41। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को घटाना है, माइनस करना है। तो बाय सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पर, तो घटाएंगे इन दोनों को आपस में। तो ऐसा करिए, जो बड़ी इक्वेशन है वो पहले लिख लीजिए A + 16D = 41 और ये लिख लीजिए A + 5D = 19, ये पहले लिख लीजिए। अब घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाले इक्वेशन को माइनस यानी साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया, ए से ए कैंसिल हो गए। ये आपकी जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड है। आपने पढ़ा होगा दो चर वाली समीकरण में एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम एक इसको काट देते हैं, ए से ए कट गया, तो यहाँ 16D में से 5D माइनस हुए तो बचे 11D, और यहाँ 41 में से 19 गए तो बचे यहाँ पर 22। अब 11 को नीचे ले जाइए, तो D = 22/11, D की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। 11 से 22 में 2 बार भाग गया तो आ गया 2। तो D की वैल्यू पता चल गई। अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे तो हमें A की वैल्यू पता चल जाएगी। तो D की वैल्यू हम रख देते हैं कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में A + 5D है, तो 5 × D की वैल्यू 2 रख दीजिए, D की जगह क्या रख देंगे 2 = 19। अब देखिए A + 5 × 2 = 10 = 19, तो 10 उधर ले जाइए तो A = 19 - 10, तो A = यहाँ पे 9 आ गया। A की वैल्यू 9 हो गई। A की वैल्यू 9 होने के बाद अब जब हमें A और D पता चल जाता है तो हम दुनिया का कोई सा भी टर्म, कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब 40 टर्म, 40वां पद ज्ञात करना है हमें, यानी 40 टर्म पता करनी है। तो अतः 40वां पद यानी A40 पता करना है। तो A40 का फॉर्मूला लगा दीजिए A + 39D। अब आप वैल्यू रख दीजिए A और D की। A की वैल्यू है आपके पास 9 और 39 × D की वैल्यू 2 है, तो ये हो गए आपके 9 +
78, 39 टू 78 और इसको अपन जोड़ें तो 87। तो 40वां पद जो है वो आपके आ गया 87। 87 इसका आंसर है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को सॉल्व करने हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। तीसरे और 9वें पद दे रखे हैं, थर्ड और 9th टर्म दे रखी है और कौन सा पद शून्य पूछा है। तो आपको यहाँ पर वही तरीका अपनाना है। कौन सा पद शून्य होगा तो आप लिखेंगे nth टर्म इज 0 और आपको an बराबर 0 लिख देना है तो आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद समांतर श्रेणी मतलब एपी, तीसरा पद 16 है मतलब थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म जो है वो 5वें टर्म से, 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। तो एक कंडीशन तो आपको बहुत आसानी से दे रखी है कि तीसरा पद 16 है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको खुद को करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो वो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो यहां पर आपको एक कंडीशन दे रखी है, तीसरा पद 16 है तो यहां लिख देंगे तीसरा पद 16 यानी थर्ड टर्म 16 है तो आपको a3 इज इक्वल टू 16 लिखने हैं। अगली टर्म में आपको लिखना है a3 का फॉर्मूला उसके नीचे, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपको ये वाले स्थिति से, इस कंडीशन से आपको लिखना है। दूसरी कंडीशन है 7वां पद 5वें से 12 ज्यादा है। यहां पर डायरेक्ट आपको कोई टर्म नहीं दे रखी है लेकिन उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 मोर है। तो देखिए अपन को यही कंडीशन इस लाइन में जमानी है। ये देखिए 7th टर्म मतलब a7 इज इक्वल्स टू a5। देखिए 7वां पद 5वें से 12 ज्यादा है ना, तो इधर तो पहले से ही 12 ज्यादा है तो 5वें में 12 जोड़ दो। 7वां पद 5वें से 12 अधिक है तो अधिक किस में करोगे, 5वें में। से, का, की, के, ऑफ, देन जिसमें आ रहा हो उसके साथ ही आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना है। 12 कम होते तो 12 माइनस कर देते, 12 टाइम होता यानी 12 गुना होता तो 12 से गुणा कर देते और 12वां भाग होता तो 12 से भाग लगा देते। अभी 12 ज्यादा है तो 12 प्लस करना है, 12 ऐड करना है। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इनके फॉर्मूले इनके नीचे लिख देते हैं। या a7 का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d, a5 का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d प्लस 12। देखिए a से a कैंसिल हो गए, 4d को इधर ले आइए तो 6d माइनस 4d बराबर 12, ये हो गया आपके। अगला 6d माइनस 4d हुआ तो ये हो गए 2d और ये 12। तो d की वैल्यू यहां आ जाएगी, 2 नीचे आ जाएंगे, कितनी आएगी 6। d की वैल्यू 6 आ गई। अब d की वैल्यू 6 आ गई है तो ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, by putting this value in equation number first, by putting this value in equation number first, क्या करेंगे, ये वैल्यू d की वैल्यू 6 जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे d की जगह पर। तो a प्लस 2d है ये, तो 2 का 2 और d की जगह हमें रखना है 6 और इज इक्वल टू 16। तो a प्लस ये हो गए 6 टू 12 यानी 6 दूनी 12 बराबर 16, 12 उधर ले जाइए तो a बराबर 16 माइनस 12 तो a बराबर हो गए आपके 4, a की वैल्यू 4 हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि किसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड एपी, एपी फाइंड करनी है। तो एपी में लगभग आप 3 या 4 टर्म निकाल करके एपी बना देना। तो देखो फर्स्ट टर्म आ गई आपके 4, सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a प्लस या a1 प्लस डी होता है ना, तो a1 की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू आपके 6 है, तो इज इक्वल टू हो गए आपके 10। a3 निकालना है तो a2 प्लस डी कर दीजिए, मरग तो a2 आया आपके 10, 10 में 6 ऐड कर दीजिए 16, चौथा पद भी निकाल दीजिए a3 प्लस डी
तो 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। तो लिखेंगे अतः एपी जो ज्ञात करनी थी वो आ गई, ये और ये। तो आप लिख दीजिए 4 कॉमा लगा के 10 फिर 16 फिर 22 22 और इसके बाद डॉट 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 करके इसको आंसर मान लीजिए कि ये हमारी समांतर श्रेणी यानी एपी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक कंडीशन दे रखी थी, थर्ड टर्म तीसरा पद, तीसरा पद आपको दे रखा था 16, तो हमने a3 = 16 लगा के उसका फॉर्मूला लगा दिया a3 का a + 2d और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। दूसरी कंडीशन दे रखी थी 7th टर्म 5th टर्म से 12 अधिक है, मोर है, तो हमने लिख दिया a7 = a5 + 12। तो सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है, इस तरह से लिख दिया। तो हमने दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, a7 = a + 6d, a5 का a + 4d। a से ये दोनों तरफ कैंसिल हो गए और 6d और 4d बचे, 4d इधर आ गए, तो 6d - 4d। याद रखना बराबर के दोनों तरफ समान चिन्हों वाली संख्या कटती है, इसीलिए मैंने इसे काट दिया। अगर दोनों में साइन अलग अलग होते, चिन्ह अलग अलग होते, तो हम इसे नहीं काट सकते थे, याद रखना। तो ये 2d बचे, d की वैल्यू 6 आ गई, ये मान हमने 1 में रखा तो a की वैल्यू 4 आ गई। इस तरह से हम a और d जब हो तो हम कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म निकाल ली जो AP बनाती है। तो 4, 10, 16 और 22 ये हमारे 4 पद आ गए हैं, इनको हमने ऐसे जमा दिया, यही AP है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? 3 अंकों में जो संख्याएं होती हैं वो 7 से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 7 का भाग चला जाएगा? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7? तो कितने 3 डिजिट्स के नंबर हैं? 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है, पहले तो ये आपको सोचना है। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से। 3 डिजिट नंबर जो शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं 100 से, और कहां तक जाते हैं? जब तक 4 नंबर का डिजिट ना आ जाए, 4 डिजिट का नंबर ना आ जाए, यानी 1000, तो 999 तक 3 नंबर रहते हैं। 3 डिजिट नंबर रहते हैं, 3 अंकों की संख्याएं 999 तक रहती हैं। तो हम देखें, इसको सॉल्व करते हैं। उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाएगा, और वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? 3 अंकों वाली। तो हम 3 अंकों की संख्याओं के बारे में ही सोचते हैं, हल करते हैं। तो 3 अंकों की संख्या के बारे में सोचेंगे। 3 अंकों की संख्याएं 100 से 999 तक होती हैं, 100 से 999 तक होती हैं, यानी 999 तक होती हैं। 3 अंकों की संख्याएं, 3 डिजिट नंबर्स आर 100 to 999, तो ये होती हैं। अब हमें 7 से विभाजित यानी डिविजिबल कौन कौन सी होंगी? इन संख्याओं में 7 से भाग किस किस में जाएगा? तो देखिए 7 से हम 100 को डिवाइड करें तो नहीं होगा, 101 को करें तो भी नहीं होगा, 102 को करें, 105 जो है सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, 104 भी नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा। यहां 7 से डिविजिबल है 105। इसके बाद 112 होगी। अपन को क्या करना है, 7 से भाग जाने वाली पहली 2-3 संख्याएं निकालनी है और एक अंतिम संख्या निकाल लेंगे, जिससे एक एपी यानी एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो 105 हो गया पहला नंबर 7 से भाग जाने वाला, फिर दूसरा 112 हो गया, और चाहो तो आप बस डायरेक्टली लास्ट नंबर निकाल सकते हो 2 नंबर निकालने के बाद। अच्छा, 999 में 7 का भाग नहीं जा रहा है तो 998 लीजिए। 999 में 7 का नहीं जा रहा है, किस में जाएगा? 995 में देख लीजिए। 7 × 7 2 28 150 नहीं जा रहा है, यानी कि 94 जरूर जाएगा, 994 में जाएगा।
तो यानी फर्स्ट जो नंबर है हमारा 7 से डिविजिबल वो है 105 और लास्ट है 994। अब हम यहां से एक एक सीक्वेंस हमें प्राप्त हो गया है, तो ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 105 और डी की वैल्यू पता चल जाएगी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, पहली सेकंड पद में से पहला पद घटा दो, तो 112 में से 115 गए तो यहाँ 7 रिमाइंडर है। तो ये आपका 7 तो आ गया डी और 105 आ गया ए। अब हम, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा है कितनी संख्याएं ऐसी हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए यहां से पता चल जाएगा 105 तो एक नंबर पे है और 994 कौन से नंबर पे आती है। अगर हमें यह मालूम चल जाए कि 994 कौन से नंबर पे आ रही है, तो फिर ये बता देंगे कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो इसका मतलब यह है कि 994 का नंबर पता करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म पता करनी है कि कौन से नंबर पे आती है। तो हम इसे मान लेंगे कि ये nth टर्म है। तो चूंकि an बराबर 994 मान लीजिए और an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994 और a की वैल्यू आप रख दीजिए 105 और n पता करना है, d की वैल्यू आपके 7 आ गई 994। 105 उधर ले जाइए तो n माइनस 1 ये 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105। तो यहां कर देता हूं मैं n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 7 आपके नीचे चले जाएंगे, 105 माइनस कर दीजिए, 14 में से 5 गए, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, 9 बचे, ये बचे हैं आपके 8 और 8, 8 8 9 आपके यहां बचे हैं। 1 को उधर ले जाइए तो n इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 8, ठीक है, तो 8 8 9, 1 उधर जाएगा तो प्लस का, सॉरी 7 भी तो है, 7 नीचे आ जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये माइनस 1, 7 1 जा 7 बचे 1, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7 से इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, 1 1 18 हो गए, 7 2 जा 14, यहाँ 4, ये 9 आ गए, 7 7 जब 127 टाइम गया, 127 बार भाग गया 7 का। अब हम 1 को उधर ले जाते हैं तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 128, यानी 128 128 ये जो संख्या आ रही है वो 128वें नंबर पे आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये यहां से यहां तक की पूरी संख्याएं टोटल 128 हैं जिनमें 7 का भाग जाता है। तो 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए समांतर श्रेणी दे रखी है हमें 10 7 4 -62। अब अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें पीछे की तरफ से 11वां पद निकालना है। माने ये तो पता है अपन को इधर से 11वां पद निकालेंगे तो फॉर्मूला आता है A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, लेकिन अब उल्टा दे रखा है उन्होंने, इधर से 11वां पद निकालना है, तो इधर से 11वां पद कैसे निकालेंगे, पीछे से, यानी कि फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, पीछे की तरफ से 11 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, अभी सवाल करते समय हम निकाल लेंगे। तो पहला हम a की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 10, d भी निकाल लेते हैं, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, a और d निकाल लिया। यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि अब इधर से अगर 11वां पद निकालना है तो ये लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, तो इसे L नाम देंगे, -62 L नाम दे देंगे। और अब अंतिम से 11वां पद निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहां लिखा देता हूं, अंतिम से 11वां पद या कोई भी पद निकालना हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे फॉर्मूला होता है 11वें पद का A प्लस 10D, और अगर nth टर्म निकालना हो तो A प्लस
n-1 इंटू डी। लेकिन आपको ये इधर से nth टर्म निकालना हो तो, और अगर पीछे से nth टर्म निकालना हो तो एक ही जगह l कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। पीछे से निकालना हो तो l माइनस कर दीजिए a प्लस की जगह। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा अंतिम से 11वां पद, तो l माइनस n-1 इंटू डी। तो l तो हो गया आपके -62 माइनस n-1 यानी 11 माइनस 1 हो गया 10, और d की वैल्यू आप यहां देख रहे हैं -3, तो ये -3, ये हो गया -62 और माइनस माइनस प्लस 10 दिया 30, 10 3 जा 30। इनको घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, -62 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30, 32, 32 आ गया। ये हुआ आपका लास्ट टर्म से 11वां पद, पीछे से 11वां पद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा था a प्लस n-1 इंटू डी, उसकी जगह आप ये दो चीजों को चेंज करेंगे, a और प्लस को, a को कर देंगे l और प्लस को कर देंगे माइनस। तो अगला जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, वो आपको खुद को करना है, बिल्कुल सेम इसके जैसा है। और जो 9th क्वेश्चन है हमारा, वो 3rd क्वेश्चन की तरह से है, यानी तीसरा क्वेश्चन हमने जैसे कराया था बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा है, बोले तो सेम टू सेम। चलिए अब हम अगला यानी लास्ट इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। 5.2 का 10th क्वेश्चन है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 4 नंबर्स आर इन द एपी। संख्याओं का योग 50 है, द सम ऑफ नंबर्स इज 50। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। द लार्जर नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर नंबर। और संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर्स। तो 4 संख्याएं हैं, वो सब एपी में हैं, और चारों में जो योग है, चारों का जोड़ है वो 50 है। तो मान लेते हैं, लेट्स यानी माना, नंबर्स आर, संख्याएं हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। देखिए यहां हमने वो फॉर्मूला माना है जो हम जानते हैं, पहली संख्या a होती है, दूसरी a प्लस डी होती है, तीसरी a प्लस 2d होती है, और चौथी संख्या a प्लस 3d होती है। तो ये चारों संख्याएं हमने मान ली हैं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या है कि उनका योग यानी सम ऑफ नंबर्स इज 50। संख्याओं का योग 50 है, तो इन सबको जोड़कर 50 लिख दीजिए, a प्लस डी और a प्लस 2d और प्लस a प्लस 3d। इनको जोड़ करके हमें क्या लिखना है, 50। तो हम a देख रहे हैं, a 4 टाइम है, तो ये 4a हो गया। और d देखिए आप, 1d और 2d, 3d, 3 और 3d 6d हो गए, इज इक्वल्स टू 50। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेंगे 2 2 जो 4, 2a प्लस ये 3 टाइम, 3 बार भाग गया, तो 3d इज इक्वल्स टू 50। 2 नीचे ले जाइए तो 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 25 बार। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। कौन सी कंडीशन में, पहली कंडीशन में, और वो दे रखी है संख्याओं का योग 50 है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। द लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या है भाई, लार्जर नंबर हम ये मान लेते हैं, सेकेंड कंडीशन में लार्जर नंबर है a प्लस 3d, और स्मॉलर नंबर है आपका ये सबसे पहला वाला a। तो हम क्या करेंगे, ये लार्जर नंबर है, ये छोटे नंबर से 4 गुना है, तो छोटे नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर तो रहेगा a प्लस 3d और ये हो जाएगा 4a। तो हम a को उधर ले जाएंगे, तो 3d इज इक्वल्स टू 4a माइनस a। तो ये हो गया, यहां कर देते हैं 3d इज इक्वल्स टू 3a, 3 से 3 कैंसल हो गया, तो d इज इक्वल्स टू a बचा, d इज इक्वल्स टू a, यानी जितना d उतना a, यानी a और d दोनों बराबर हैं, फर्स्ट नंबर और सार्वंतर बराबर है। तो देखिए अब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे,
ये जो मान आया है हमारा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे हम। तो यह मान समीकरण एक में रखने पर, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो 2a प्लस, अब ये d की जगह भी हम a रख देते हैं क्योंकि d की वैल्यू a है, तो 3d की जगह हम a लिख देंगे और ये हो जाएगा 25। तो ये 2a 3a हो गए 5a इज इक्वल टू 25। तो a की वैल्यू आ गई 25/5 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई तो d की वैल्यू भी 5 आ गई क्योंकि d भी उसी के बराबर है। तो a और d दोनों 5 आ गए हैं। तो अब हम संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए संख्याएं क्या क्या होंगी। संख्याएं, पहली संख्या है a जो 5 आ गई, फिर दूसरी संख्या है a प्लस डी, वो आ गई 5 + 5 इज इक्वल टू 10। फिर तीसरी संख्या है a प्लस 2d, तो ये 5 + 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो गई, ये 15 हो गई। और चौथी संख्या है a प्लस 3d, तो 5 प्लस या 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15, तो ये आ गई 20। तो ये चारों नंबर आ गए आपके 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो इस तरह से हमने 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आशा है, उम्मीद है, विश्वास है, बिलीव है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में आ गई है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने अंत तक वीडियो देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, एक बात और है कि 10th क्लास के लिए हम संस्कृत की वीडियो भी लेकर आए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां संस्कृत की वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत स्पष्ट शब्दों में संस्कृत को पढ़ा रहे हैं हमारे आचार्य सुरेंद्र कुमार मालव जी। तो आप जरूर देखिए उनकी वीडियो। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए व्याकरण की भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है। वो सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपके संपर्क में ऐसे बच्चे हों तो उनको ये प्लेलिस्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा और उनसे कहिए कि यहाँ पर आप संस्कृत बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे 5.3 की। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।